जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आप में से कोई मेरी क्लास पहली बार कर रहा है तो पहले अपने बारे में बता दें। माय नेम इज सी अंकित लिल्हा एंड आई विल बी टेकिंग योर क्लासेस फॉर मनी एंड बैंकिंग फॉर बीकॉम एंट्रेंस 2021। ठीक है, तो आज से हम आपकी मनी एंड बैंकिंग वाले पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा पोर्शन है। अगर हम सीईटी के पैटर्न को भी न लें और बस खाली बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस की बात करें तो बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के अंदर में इससे 15 सवाल आते हैं। 3 नंबर का हर एक सवाल होगा तो 45 नंबर का ये टोटल हो गया। 45 मार्क्स का इसका टोटल वेटेज हो गया। मनी एंड बैंकिंग में जैसा कि हम लोग कह सकते हैं कि इसमें 2 टॉपिक्स कवर्ड अप है, एक मनी वाला पार्ट और एक बैंकिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो हम लोगों को इन जनरल इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे करके अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी, क्या हम लोग तैयारी करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बता दें। पहले आपको बता दें कि ये जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी पूरी की पूरी बुक है, आपको पढ़ाई इसी से करनी होगी, आपको कुछ भी और रेफर नहीं करना होगा। प्लस बहुत सी चीज़ें हम आपको नोट्स के तौर पे लिखवाएंगे भी तो वहाँ से करना होगा। यू डोंट हैव टू रेफर एनीथिंग एल्स, आपको कुछ भी और नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो हम आपको पहले थोड़ा सा एक इंट्रो देते हैं कि अपने को पढ़ना क्या क्या होता है और कैसे करके पढ़ना होता है। हमारे सिलेबस में है कौन कौन सी चीजें। सो दिस इज मनी एंड बैंकिंग। ओके, इसको थोड़ा सा ग्रीन बोर्ड बना लिया जाए और परफेक्ट, समझिए। तो मनी एंड बैंकिंग में हम लोग 2 सेक्शंस पढ़ रहे हैं, एक मनी वाला पार्ट, बैंकिंग वाला पार्ट। मनी में अपने क्या क्या पढ़ेंगे, तो मनी में हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मनी, कि मनी असल में होता क्या है। फिर इसके बाद हम लोग इसमें बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे लाइक टाइप्स ऑफ मनी। आप कहेंगे सर टाइप्स ऑफ मनी तो अपने को आता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी क्या होता है, फुल बॉडीड मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या होता है, अकाउंट ऑफ मनी और यूनिट ऑफ मनी और यूनिट ऑफ करेंसी क्या होता है, या फिर इसके अंदर में लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है। ऐसे बहुत ढेर सारी XYZ वैरायटीज़ है जिनके बारे में, टोकन मनी, स्टैंडर्ड मनी क्या होता है। तो ऐसे बहुत ढेर सारी वैरायटीज़ है जिनके बारे में अपने को नहीं मालूम है। नाम ही सुनने से बड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन है बहुत सिंपल। तो एक अपने 1 लाइनर में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े फैक्ट सबके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी। हम लोग फिर सीखेंगे कि मनी सप्लाई को कैसे करके मेजर किया जाता है। What are the methods for measuring money supply? मतलब मनी कितना फ्लो कर रहा है इकोनॉमी के अंदर में, उसको कैसे करके मेजर किया जाए। तो what are the methods for measuring money supply? फिर इसके बाद जो इसके अलग अलग अप्रोचेस हैं और जिन जिन ने वो अप्रोचेस दिए हुए हैं, अप्रोचेस टू मेजर मनी सप्लाई, इसके बारे में सीखेंगे। तो ये कुछ अपने चीज़ें हैं जिनके बारे में, जैसे अभी तक आपने आरबीआई का दिया गया अप्रोच शायद कभी हो सकता है सुना हो, M1, M2, M3 नाम का कुछ अप्रोच होता है, उसके बारे में शायद आपने सुना हो। ठीक है, लेकिन हम लोग और भी बहुत से अप्रोचेस होते हैं उनके बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, फिर कुछ इसमें लॉज हैं, जैसे ग्रेशम्स लॉ है एंड सम अदर थिंग्स मिसलेनियस। बैंकिंग के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ बैंक हैं। क्या आपको मालूम है कि बैंकिंग के अंदर में ही हम लोग बहुत सी रीसेंट इकोनॉमिक न्यूज को भी कवर अप करेंगे। मतलब जैसे इलाहाबाद बैंक मर्जर के बाद रिनेम होके कौन सा बैंक बन गया है, इंडियन बैंक, पीएनबी किस बैंक में मर्ज, या फिर पीएनबी के अंदर में कौन कौन से बैंक्स मर्ज हो गए हैं। तो इस तरीके के बहुत से रीसेंट इकोनॉमिक न्यूज़ हैं जो कि हम लोग बैंकिंग वाले पोर्शन के अंदर में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद इसी में हम लोग आरबीआई के रोल के बारे में पढ़ते हैं कि आरबीआई का क्या रोल होता है। इसी में हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ नोट इश्यू।
नोट इशू के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और हम लोग कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में सीखेंगे, हम लोग IMF के बारे में सीखेंगे, ऐसे XYZ बहुत से आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखने वाले हैं। तो ये अपना टॉपिक रहने वाला है इन मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। एक अपने, अच्छा आप कुछ नोट्स बनाते हैं ना, तो नोट्स के लिए आपका क्या हिसाब किताब, मतलब एक मल्टीपर्पस वाली कॉपी में सब की उसी में हिंदी उर्दू इंग्लिश सब, या फिर थोड़ा सा अलग कर रहे हैं उसको, अलग अलग लिख लेना, ठीक है। आने वाले समय में आपको मनी एंड बैंकिंग ही पढ़ाने वाले हैं। जब आप लोग का नोट हो जाए तो हमको बताना डन। जो लोग लाइव में उनसे भी हम बोल रहे हैं, अमन, अंजलि, डॉली, हिमांशु, आसिफ, निधि, प्रिया, ऋषि, श्रुति, स्नेहा, सुरभि, सभी लोग। हो गया? ये अपने बस एक ओवरव्यू के लिए कि हम लोग इस तरीके से चलेंगे, बाकी तो हम लोग अपना पैटर्न फॉलो करेंगे। डन डन, सबने नोट कर लिया? डन। चलो हाँ, देखो कहाँ गया। सबसे पहले व्हाट इज मनी, तो ये इसमें देखो आपको ऐसे बहुत से इतिहास की बातें दिखाई देंगी जो कि शायद आपको लगे सर ये क्यों इतना इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, बट ये जो हिस्ट्री भी है ये आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज मनी, तो द वर्ड मनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कौन सा, मोनेटा, एंड ये लैटिन वर्ड मोनेटा कहां से आया, इट वॉज द सरनेम ऑफ अ रोमन गॉडेस ऑफ ज्यूनो in which temple at Rome the term money was coined, ठीक है। सो बेसिकली एक रोमन टेम्पल है, उसी की रोमन गॉडेस हैं जिनका नाम है, मतलब उनका सरनेम है जूनो, सॉरी उनका सरनेम है मोनेटा, और वहीं से ये टर्म आया क्या, मनी। अब इसके बाद अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी, जैसे वॉकर ने क्या डेफिनेशन दिया मनी का, मनी इज व्हाट मनी डज। तो व्हाट मनी डज, मनी का एक सिंपल सा काम है, मेरे अकॉर्डिंग मनी का एक सिंपल सा काम है कि इट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मनी से पहले अपना क्या चलता था, मनी से पहले अपना चलता था बार्टर सिस्टम। क्या चलता था, बार्टर सिस्टम। तो अपना बार्टर सिस्टम के अंदर में क्या होता था, जैसे मान लो आप हो और आप क्या प्रोड्यूस करते हो, कुछ भी, कोई प्रोडक्ट लो, वीट, तो आप प्रोड्यूस करते हो वीट, ठीक है, और कोई दूसरा है वो क्या प्रोड्यूस करता है, राइस। कुछ और लोग खाने पीने से अलग, मतलब शूज, अच्छा वो शूज मैन्युफैक्चर करता है। तो वीट और शूज दो चीजें मैन्युफैक्चर होती है। नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग वीट, तो फिर आप इनके पास लेकर के जाते थे कि भैया वीट ले लो और बदले में हमको शूज दे दो, ठीक है। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम चलता था। लेकिन से फॉर एग्जांपल इनको जो है शूज की जरूरत ना हो, इनको चाहिए राइस, लेकिन ये जिसके पास में राइस था उसको वीट नहीं चाहिए था। तो समझो सारी चीजें बड़ी मिक्सअप हो गई, यस और नो, कि इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, भैया ट्रांजैक्शन कैसे होगा।
यहां पे क्या दिक्कत होती थी? दिक्कत होती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की। क्या कहते हैं इसको? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। तो जब बार्टर सिस्टम था तो फिर कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना चाहिए था। कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब जो ये सेल करना चाहते थे इनको चाहिए और जो ये देना चाहते हो वो इनको चाहिए। मतलब अगर दोनों के आपस में नीड्स एंड वांट कोइंसाइड कर जाएं, आपस में अगर इनके नीड और वांट कोइंसाइड कर जाए, मतलब जो ये बेचना चाहते हैं वो इनको चाहिए हो, इनको वीट की जरूरत हो, गेहूं की जरूरत हो और इनको शूज की जरूरत हो, तभी इनके बीच में ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन अदरवाइज नहीं होगा। फिर इसके बाद अब आप ये समझो कि मनी ने कैसे करके आसान कर दिया। देखो इनको चाहिए था, मान लो इनको क्या चाहिए था? इनको शूज चाहिए थे, लेकिन जिनके पास में शूज थे उनको क्या चाहिए था? राइस। तो इनके बीच में ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो हुआ क्या? देखो ये क्या करते हैं, ये ले जा करके अब इसको मार्केट में सेल कर देते हैं। किसी ना किसी को तो फिर वीट चाहिए होगा, ये ले जा करके अब जब मनी आने के बाद ये ले जा करके इसको मार्केट में सेल कर लेते हैं। मार्केट में जब ये सेल करते हैं अब इनको मिलता है मनी, और ये जो मनी है इससे ये शूज खरीद सकते हैं। तो इनके पास अब क्या आ गया? मनी। अब इनके पास जो मनी है इससे ये राइस खरीद सकते हैं। इसका मतलब इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे थे वो ट्रांजैक्शन कैसे हो पाए? मनी की वजह से हो पाए। तो मनी का मेरे अकॉर्डिंग एक ही काम है, इट फैसिलिटेट्स ट्रांजैक्शन बिटवीन पीपल, ठीक है। वो ट्रांजैक्शन गुड्स एंड सर्विसेज के बीच का जो ट्रांजैक्शन होता है, बाइंग एंड सेलिंग, इसको फैसिलिटेट करता है। हालांकि इसके अदर फंक्शंस भी होते हैं, उनके ऊपर में आएंगे, लेकिन फिलहाल जब कहा गया कि मनी इज व्हाट मनी डस, मतलब मनी वो है जो कि अपने मनी के पूरे फंक्शंस को पूरा करे। एंड ये डेफिनेशन किसने दिया? वॉकर ने। तो ये अपने से पूछा जाता है, हु गेव दिस डेफिनेशन। फिर इसके बाद रॉबर्टसन की डेफिनेशन आई। रॉबर्टसन सेड, रॉबर्टसन्स डेफिनेशन ऑफ मनी इज रादर नैरो। अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन, इन्होंने क्या कहा कि मनी इज अ कमोडिटी विच इज यूज्ड टू डिनोट एनीथिंग, used to denote anything which is widely accepted in payment for goods or in discharge of other business or of discharge of other business obligation। तो इन्होंने क्या कहा कि कोई भी ऐसी चीज जो कि दो चीजें करती हो, क्या वो वाइडली एक्सेप्ट होता हो इन पेमेंट या फिर इन डिस्चार्ज ऑफ अदर बिजनेस ऑब्लिगेशंस, या तो एक्सेप्ट होता हो इन पेमेंट या फिर इन डिस्चार्ज ऑफ अदर बिजनेस ऑब्लिगेशन। मतलब अगर आपको पैसा देना है तो आप इस फॉर्म में पैसा दे सकते हैं। लेकिन अब समझो हुआ क्या कि हम लोग मनी को बहुत से फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। मनी को हम लोग बहुत से फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, मतलब मनी को हम स्टोरेज की भी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। मनी को जैसे अपने पास अगर गोल्ड भी है तो गोल्ड को भी कई बार वाइडली एक्सेप्टेड होता है। गोल्ड कैन ऑल्सो बी एक्सेप्टेड एंड इसको भी हम लोग बिजनेस ऑब्लिगेशंस को देने के लिए पूरा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जो इसके अंदर में अभी भी इंक्लूड नहीं हुई, जैसे हमने आपसे एक एग्जांपल लिया, मान लो गोल्ड। जैसे हमने आपसे कहा कि मान लो कोई ऐसी कमोडिटी है जो कि वाइडली एक्सेप्टेड भी है और उसको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं इन पेइंग ऑफ द बिजनेस ऑब्लिगेशंस। नो, नॉट फिट। लिसन टू दिस। से फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कहा कि हमने गोल्ड का एग्जाम्पल ले लिया। टेक सम अदर एग्जाम्पल लाइक बिटकॉइंस। डू यू नो व्हाट इज बिटकॉइन? आपको मालूम है बिटकॉइन क्या? एनी आइडिया? एनीवन हैविंग एनी आइडिया व्हाट इज बिटकॉइन? क्रिप्टो करेंसी। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि ये एक तरीके की ऐसी करेंसी है जो कि आज के समय में डिजिटली ट्रांजैक्शंस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यस और नो? एक ऐसी करेंसी है जिसको डिजिटली, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास में करेंसी है, वैसे ही एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन भी है, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से मनी है कि नहीं? अपने लिए मनी है। इट इज ऑल्सो वाइडली एक्सेप्टेड एंड इट मे बी यूज्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ अदर बिजनेस ऑब्लिगेशंस। लेकिन वो सब जगह नहीं एक्सेप्ट होता है। बहुत से ऐसे ऑब्लिगेशन है जिनके लिए आप उनको पे नहीं कर सकते। तो इसमें फिर भी कहा गया कि ये डेफिनेशन है बट इट इज स्टिल क्या? वेरी नैरो। फिर इसके बाद अगली डेफिनेशन आई। ये डेफिनेशन किसने दी? ये ई करेंसी हम कह सकते हैं ऋषि। फिर अगली डेफिनेशन आई किसकी? क्रॉथर्स की। इन्होंने कहा
कि एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट इज एज अ मीन्स ऑफ सेटलिंग डेट्स, एंड दैट एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब ऑलमोस्ट वही चीजें थी। क्या? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल होता है, और उसके बाद क्या? एज अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब देखो ये चीजें पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। कैसे? आप इसको ट्रांजैक्शन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद इट एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब समझो, हम जैसा कि आपसे कह रहे थे, अगर हमको शूज की वैल्यू निकालनी हो तो बार्टर सिस्टम के अंदर में शूज की वैल्यू हमको वीट के अकॉर्डिंग निकालनी पड़ती थी, और वीट की वैल्यू शूज के टर्म्स में निकालनी पड़ेगी। तो सोचो कितना अजीब लगेगा, एक जोड़ी जूता 20 किलो गेहूं के बराबर। यस और नो? ऐसे ही करके कुछ दाम निकलेगा, और कैसे निकलेगा? तो इसको निकालना मुश्किल है कि नहीं है? मुश्किल है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कि शूज का अपना एक प्राइस निकाल सकते हैं कि 1 पेयर ऑफ शूज इज इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल ₹500 एंड वीट इज इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल ₹20 पर केजी। ठीक है, तो हम इसका दाम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका क्या? इट इज एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड दैट एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू के ऊपर भी अभी हम चर्चा करेंगे। जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है? आप इसको अपने पास में रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। आप इसको अपने पास में रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। जैसे अगर आपने गेहूं प्रोड्यूस किया था पहले बार्टर सिस्टम में, तो आपको गेहूं अपने पास स्टोर करके रखना पड़ता था कि जब जब जरूरत पड़ेगी थोड़ा गेहूं देंगे और उसके बदले में कुछ गुड्स लेंगे। लेकिन अब अच्छा, गेहूं को स्टोर करना मुश्किल है? मुश्किल है? कौन कह रहा है नहीं? मतलब हाँ, मुश्किल है ना भैया। ऐसे थोड़ी आप कितना स्टोर कर लोगे अपने पास? स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, प्लस वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। लेकिन अगर आप उसी गेहूं को उठा करके सेल कर दो तो आपके पास पैसा आ जाएगा, और पैसे को स्टोर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आपको मुश्किल लगे तो बताना। तो उसको स्टोर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो इट प्रोवाइड्स वन मोर फंक्शन विच इज स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये किसकी डेफिनेशन में आया बताओ? क्रोथर की। अब सुनो काम की बात, सुनो काम की बात। अपने को ये कितने नाम दिए गए? 3। इन 3 का डेफिनेशन याद करना है। ठीक है, मतलब हम आपको सिखा देंगे, समझा देंगे सब, लेकिन अल्टीमेटली जो याद करना है वो भी समझते जाना। ठीक है, वॉकर की डेफिनेशन क्या? मनी इज व्हाट मनी डज। रॉबर्टसन की डेफिनेशन में एनी कमोडिटी विच इज यूज्ड टू डिनोट एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट फॉर गुड्स और इन डिस्चार्ज ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशन। इसमें सारे फीचर्स मनी के हाईलाइट नहीं हुए थे। मनी के सारे फीचर्स इसके अंदर में हाईलाइट नहीं हुए थे। फिर मनी के कुछ और फीचर्स को हाईलाइट किया गया। किसकी डेफिनेशन में? क्रॉथर की डेफिनेशन में। क्रॉथर ने क्या कहा कि विच इज एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज मतलब ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इसके थ्रू। फिर उसके बाद दूसरा, एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो इसमें ज्यादा चीजें कवर अप हुई कि नहीं हुई? सारी चीजें कवर अप हुई। बताओ कि यहां तक क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स इन द लाइव सेक्शन प्लीज कंफर्म कि आपको यहां तक क्लियर हुआ। कम ऑन फास्ट। Yes, yes, yes. Next. मनी इन करेंसी। तो बेसिकली जब अपने बात करते हैं करेंसी की, तो इसके अंदर में मेटेलिक कॉइन्स आते हैं और पेपर नोट्स आते हैं, जबकि जो वर्ड मनी है वो ज़्यादा वाइडर सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। अब समझो, करेंसी इज अ स्पेसिफिक टर्म। जैसे हमारी करेंसी कौन सी है? रुपी, तो वो हमारी करेंसी है। मनी हमारे लिए बहुत कुछ हो सकता है। मनी हमारे लिए बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको पता है एक और डेफिनेशन है जो कि यहां पे इंक्लूड नहीं किया गया, जिसमें कहा गया कि मनी बेसिकली क्या है? तो मनी वो है जो कि लीगल अथॉरिटी रखता हो, लीगल बाइंडिंग रखता हो। ठीक है, लीगल सैंक्शन रखता हो, आई कैन से। अब लीगल सैंक्शन मतलब क्या? जैसे अपने पास में रुपया होता है, उसके ऊपर में लीगल सैंक्शन होता है आरबीआई का। अपने पास में सिक्का होता है, उसके ऊपर में लीगल सैंक्शन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का।
जो सिक्का होता है उसके ऊपर लीगल सैंक्शन किसका होता है? कौन उसको अथॉरिटी देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जो नोट होता है अपने पास उसको कौन लीगल सैंक्शन देता है? आरबीआई। तो लीगल सैंक्शन होता है। और ये करेंसी भी होती है। यही क्या होता है अपना? करेंसी। नोट होता है और कॉइन होता है। लेकिन मनी का तो और वाइडर डेफिनेशन है। जैसे अपने अगर कहीं पेमेंट करना हो तो फिर क्या डिजिटल पेमेंट नहीं करते हैं? करते हैं। मतलब बैंक में रखा गया पैसा भी मनी है, बैंक में रखा गया पैसा भी मनी है कि नहीं? फिर इसके बाद अगर हम कहें कि हमको किसी को चेक देना हो तो चेक के फॉर्म में भी अपने पेमेंट करते हैं। मतलब चेक भी एक तरीके से एक फॉर्म ऑफ मनी है, हो सकता है ना? तो हम लोग यही कहते हैं कि करेंसी के अंदर में दो चीजें आती हैं, एक कॉइन्स और पेपर नोट्स, जबकि मनी हैज गॉट अ वाइडर मीनिंग। इसके अंदर में कॉइन्स और पेपर नोट्स तो आते ही हैं, साथ ही साथ में डिमांड डिपॉजिट्स भी आते हैं, साथ ही साथ में अगर कोई और फॉर्म ऑफ पेमेंट है तो वो भी मनी के डेफिनेशन में आता है। ठीक है, फिर इसके बाद अब आते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ मनी पर। अब फंक्शंस ऑफ मनी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो सुनो। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि मनी इज अ मैटर। तुम लोग को ये सुनाएंगे कभी ये पोएम? नहीं, एक छोटी सी पोएम है, सुनना ध्यान से, कि मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर। तुम लोग ये सब कविता विता पढ़े नहीं हो, सुनो। मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर, मेरा बस चले तो तुम लोग से एक्शंस करवा के करो। मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर, कौन से 4 फंक्शंस? आपने शायद इसको सुना हो, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड एंड स्टोर। मीडियम के अंदर में हम लोग क्या कहते हैं? मीडियम में हम लोग कहते हैं इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम में क्या कहते हैं बताइए? इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी सर्व करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या? कि आप इसके बेसिस पे अपने ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं, कुछ खरीद बेच सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट चाहिए होता था वो अब नहीं चाहिए होता है। किसकी वजह से? मनी की वजह से। मेजर ऑफ वैल्यू, पहले हम लोग क्या करते थे? जूते की वैल्यू वीट के टर्म्स में निकाल रहे हैं, राइस के टर्म्स में निकाल रहे हैं, लेकिन अब सारी चीजों की वैल्यू मनी के टर्म्स में निकाल रहे हैं। तो हम लोग इसे कहते हैं इट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर करने में हेल्प करता है। इट सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। बोलो क्या? इट सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट के एक स्टैंडर्ड के तौर पे सर्व करता है। डिफर्ड पेमेंट के स्टैंडर्ड के तौर पे सर्व करता है, मतलब डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब बोलो फ्यूचर पेमेंट। तो अब हमें फ्यूचर पेमेंट कितना कितना करना है, कैसे करके करना है? जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कहें कि हमें आपसे उधार लेना है तो आप क्या कहेंगे? सर उधार दे देंगे, 10% ब्याज लगेगा, है ना? तो आप 10% के ब्याज के हिसाब से हर साल का इतना इतना करके आप हमको अपना रिपेमेंट कर दीजिएगा। आपकी ईएमआई निकाल करके बता देते हैं अभी के अभी। समझ रहे हो? लेकिन अब अगर हम कहें कि हमको उधार पे गेहूं चाहिए तो नहीं, फिर बदले में आपको 2 जूते एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो डिफिकल्ट है या नहीं? मतलब इन केस आई एम गिविंग यू शूज, ठीक है, तुम लोग उसको ज़्यादा लिटरल मीनिंग में मत ले लेना। तो अब आप कुछ दे रहे हो, हम कुछ दे रहे हैं, तो हम बदले में जो आपको फ्यूचर पेमेंट कर रहे हैं वो ज़्यादा डेफिनेट है अगर वो किस टर्म्स में हो? मनी के टर्म्स में। उसको ज़्यादा अच्छे से हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और फाइनली वो ऐड करता है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या चीज़ बताइए? स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू के बारे में हमने आपको पहले भी अभी समझाया कि आप अगर फ्यूचर में किसी चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हमने कुछ प्रोडक्शन किया, हमने वही गेहूं बना करके रख लिया, अब इस गेहूं को हम आगे साल भर तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पूरा गेहूं स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है। उसको आप आज बाजार में बेच दीजिए, उससे जो पैसा आएगा उस पैसे को हम साल भर किसी भी चीज को खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपनी वैल्यू को, जो आउटपुट बनाया है उसकी वैल्यू को आप साल भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं मनी के हेल्प से। ठीक है,
तो ये 4 इसके मेन फंक्शंस होते हैं बेसिकली। लेकिन अब अगर देखा जाए तो सुनना ध्यान से, मेनली यही 2 फंक्शंस मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। बाकी के जो 2-3 फंक्शंस हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू, ये सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं। किस में आते हैं बताओ? लिखा तो हुआ है स्टोर ऑफ परचेसिंग पावर, स्टोर ऑफ वैल्यू, ये सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर में आते हैं। तो 2 हो गए प्राइमरी फंक्शंस और ये 2 हो गए सेकेंडरी फंक्शंस। एक तीसरा सेकेंडरी फंक्शन और है विच इज ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर। बोलो क्या? ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर। मतलब अगर हमें अपने पास से आपके पास कुछ भेजना हो तो वो आसानी से किया जा सकता है। जैसे मान लो मेरे पास में गेहूं है, अब वो हम आपको देना चाहते हैं या फिर अपने पास से आपके पास ट्रांसफर करना चाहते हैं, वैल्यू केवल ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है, आपने कहा कि हमको कुछ मदद चाहिए, पैसे चाहिए, तो पैसे ले लो। लेकिन अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें जिसमें पहले पैसे नहीं होते थे, तो उसके अंदर में हम आपसे कहते हैं कि अच्छा ये लो 100 किलो गेहूं ले जाओ, तो मुश्किल होता है कि नहीं होता? पता चला आप कहीं दूर रहते हैं तो आपको कैसे भेजते? लेकिन आज के समय में पैसा है, हम आपको दूर दूर तक पैसे भेज सकते हैं। तो ट्रांसफरिंग ऑफ परचेजिंग पावर, ये सब किस में हो गया? सेकेंडरी फंक्शंस में। तो ये 2 प्राइमरी फंक्शन, मेन फंक्शन, और ये दोनों सेकेंडरी फंक्शन। क्या ये क्लियर था एवरीबॉडी? कम ऑन, राइट यस अगर आपको क्लियर हो गया तो। ओके, फिर कुछ होते हैं कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शन का मतलब इस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, कंटिंजेंट फंक्शन इन अदर फंक्शंस, जैसे मनी इज द बेसिस ऑफ क्रेडिट, मतलब जो उधार दिया जाता है वो मनी के ही बेसिस पे, इतना उधार देंगे, इतना लेंगे, ऐसे करके। इट फैसिलिटेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम। सोशल इनकम मतलब बेसिकली आप जो भी पैसा कमाते हो उसको हम लोग बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? जैसे हमने जितना पैसा आपसे कमाया मान लो, ठीक है, उसको हमने क्या किया? पूरा अपने पास रख लिया? नहीं, इसी पैसे में से और लोगों ने कमाई की। ठीक है, इसी पैसे में से हमारे स्टाफ ने कमाया, इसी पैसे में से जो इक्विपमेंट्स हम जिनसे खरीदते हैं उन सेलर्स ने कमाया, इसी पैसे से मान लो हम रेंट पे करते हैं तो उसने कमाया, इसी पैसे से जिससे हमने लोन लिया होगा उसने कमाया इंटरेस्ट। मतलब जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन लोगों ने इसी पैसे से कमाई किया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन आज पैसे के फॉर्म में हो रहा है तो आसानी से हो जा रहा है। अब सोचो बार्टर सिस्टम हो तो मान लो कि तुम लोग वही अपने वेजेस कलेक्ट करने के लिए आए हो, तो एक आया, अच्छा इधर आना, क्या नाम तुम्हारा? उत्कर्ष। तो हमने कहा उत्कर्ष तुम्हारे लिए देखो ये गेहूं बचा है, तुम ये ले जाओ। फिर दूसरा वाला आ रहा है, हाँ सागर, असली नाम ही बता रहे हो ना तो दूसरा वाला आ रहा है, सागर आ रहा है, हम कह रहे हैं देखो अच्छा सागर ये गेहूं तो खत्म हो गया, अभी जूते बचे हैं, तुमको जूते चाहिए क्या? तो ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूशन मुश्किल हो जाएगा ना। लेकिन मनी के फॉर्म में आसानी से सोशली मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर सकते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट थर्ड, मनी हेल्प्स टू इक्वलाइज मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल यूटिलिटी आपको अगर थोड़ा बहुत जानकारी हो तो हम जब किसी प्रोडक्ट को कई बार इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक के बाद दूसरा यूनिट लेते हैं, दूसरे के बाद तीसरा लेते हैं, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है ना। तो हम लोग पैसे भी उसी हिसाब से देते हैं, है ना, हम लोग पैसे भी उसी हिसाब से देते हैं। अब जैसे से फॉर एग्जाम्पल वही आप एक शर्ट खरीदने गए, एक शर्ट का उसने दाम लगाया 1000 और उसने कहा कि भैया अगर 2 ले लोगे तो 1800 में दे देंगे, क्योंकि उसको मालूम है अपने को दूसरे की उतनी जरूरत है नहीं, पहले की जरूरत ज्यादा थी, दूसरे की कम है, तो उसने कहा दो ले लो तो 1800 में दे देंगे, मतलब 800 रुपया एक्स्ट्रा। तो दूसरे वाले की क्योंकि यूटिलिटी जरूरत कम थी तो दूसरे वाले का उसने दाम घटाया कि नहीं घटाया? घटाया। लेकिन यही चीज आप समझो जब पैसे के टर्म में ट्रांजैक्शन ना हो तो मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? अच्छा ऐसा करो, इतने के लिए एक पेयर ऑफ शूज, दूसरे के लिए आधा जूता अभी दे दो, आधा बाद में दे देना। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है, समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो बेसिकली इसको बैलेंस करना मनी की मदद से आसान है।
मनी प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को इंक्रीज कर देता है, मतलब आप अपने कैपिटल को ज्यादा अच्छे से, पैसे को ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी बरकरार रख सकते हैं, मतलब अगर आपने कुछ लोन वोन लिया है तो आप मनी के टर्म्स में उसको आसानी से कभी भी चुका सकते हैं। मनी रिप्रेजेंट करता है जनरलाइज परचेजिंग पावर, मतलब एक ऐसी परचेजिंग पावर जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और मनी से कैपिटल को लिक्विडिटी मिलती है। कैपिटल को लिक्विडिटी मिलती है मतलब जैसे आज अगर आप किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो मान लो हमने एक बिजनेस के अंदर में अपनी एक जमीन लगाई, ठीक है, जमीन लगाई मतलब जमीन हमने दे दिया, बिल्डिंग वगैरह हमारी बनी हुई थी, करोड़ों रुपए का था मान लो, ठीक है, तो वो करोड़ों रुपए तो उस पर लग गए, उतना पैसा तो उसके अंदर में लग गया, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए पैसा ही नहीं है, उसके लिए तो कैश चाहिए, तो कैश है ही नहीं, तो कैश कैसे आएगा, लाना पड़ेगा मनी के फॉर्म में। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, जिसको आप किसी भी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड जो किसी भी फॉर्म में बदल जाए, ठीक है, इससे ये भी ध्यान है कैमरा के सामने था, तो लिक्विड जो किसी भी फॉर्म में बदल जाए, ठीक है। सो बेसिकली कैपिटल को लिक्विडिटी मिलती है, मतलब अगर आपके पास कैश होता, वो करोड़ों रुपए की जगह जो बिल्डिंग और लैंड में लग गया, आपके पास कैश होता तो आप उसको आसानी से किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। आप उसको लैंड में जितना जरूरत होता उतना लगाते, बिल्डिंग में लगाते, फिर थोड़े का स्टॉक खरीदते, थोड़े का आप एम्प्लॉय हायर करते, ये वो करते, ठीक है। खैर अदर फंक्शंस भी हैं जो कि ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, सेम है, तो उसको हम लोग कट कर दे रहे हैं, इसको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपसे केवल क्या डिस्कस किया हमने आपके साथ में मनी के डेफिनेशन और फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है। अच्छा, तो मनी इज व्हाट मनी डज, हु सेड दिस, वॉकर। मनी, अच्छा इसको आपको जो लास्ट में है ना आंसर्स भी मिल जाएंगे। मनी इन द, यस वेरी गुड, सी वॉकर, मनी इन द नॉर्मल सेंस मीन्स, मनी इन द नॉर्मल सेंस मीन्स क्या, मनी में क्या करेंसी आता है, या करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स दोनों आते हैं, या करेंसी और सारे के सारे बैंक डिपॉजिट्स आ जाते हैं, या फिर जितने भी लिक्विड एसेट्स हैं वो आ जाते हैं। तो ये तो हालांकि हम आपको बताएं बहुत एप्रोप्रिएट सवाल नहीं हुआ, पता है क्यों, क्योंकि करेंसी आती है और हम लोगों ने पढ़ा डिपॉजिट्स आते हैं, लेकिन मेनली पता है कौन से डिपॉजिट्स आते हैं, डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि इनको आप अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी निकाल सकते हो, आप इनको अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी निकाल सकते हो। हालांकि बाकी भी कुछ बैंक डिपॉजिट्स हैं जो कि अलग अलग अप्रोचेस हैं जो कहते हैं आने चाहिए, लेकिन मेनली अपने हिसाब से क्या हो गया, बी, यस बी, ए नहीं होगा, मनी के अंदर में करेंसी और डिपॉजिट्स दोनों आते हैं। फिर इसके बाद नंबर 3, मनी मस्ट एसेंशियली बी अ लीगल टेंडर, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। मनी मस्ट एसेंशियली बी अ लीगल टेंडर, तो इन जनरल हम लोग यही कहते हैं, इन जनरल हमने आपको जैसा बताया ना कि एक डेफिनेशन भी है। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक आर ऑल्सो मनी, यस, तो ये तो दोनों ही, तो फिर हम लोग पहले वाले के हिसाब से कह सकते हैं कि जैसा हमने आपको बताया था कि लीगल टेंडर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उस हिसाब से ये क्या हो गया आपका फॉल्स। लेकिन बी वाला तो पक्का करेक्ट है ना, बी वाला तो पक्का करेक्ट है, मनी मस्ट एसेंशियली बी अ लीगल टेंडर वाज ट्रू, बट जैसा कि हमने आपको सिखाया कुछ ऐसे भी फॉर्म्स ऑफ मनी होते हैं जो कि लीगल टेंडर नहीं होते हैं। बताओ एग्जांपल कौन सा लिए थे हम, बिटकॉइंस का भी लिए थे, चेक का भी लिए थे, सब। ट्रू डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, ट्रू डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, हे भगवान हमारी मिस प्रिंटिंग बहुत होती है, देखो, टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट ऑफ बैंक आर ऑल्सो मनी। अब जनरली जैसा कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग जनरली कौन से लेते हैं, डिमांड डिपॉजिट, तो टर्म डिपॉजिट को, टर्म डिपॉजिट का मतलब समझे, अरे जो 4 साल 5 साल के लिए एफडी वगैरह करवाई गई है उसको क्या कहते हैं, टर्म डिपॉजिट, तो जनरली उसको मनी के डेफिनेशन में नहीं लेते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट। ऑल मनी इज करेंसी, नहीं, ऑल मनी इज करेंसी जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी फॉर्म्स ऑफ मनी होते हैं जो कि करेंसी नहीं होते, जैसे हम लोग कह रहे थे चेक्स वगैरह, ठीक है, जैसे हम लोग बिटकॉइन कह रहे थे, वो सब करेंसी नहीं। बोलो क्लियर है यहां तक,
कम ऑन, आई एम नॉट गेटिंग एनी डाउट्स, इसका मतलब सबको क्लियर है? यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ मनी? इसमें से कौन सा एक एसेंशियल फंक्शन ऑफ मनी है? तो हम लोगों ने दो पढ़े थे ना, मीडियम और मेजर। तो मीडियम वाला है नहीं है, मेजर वाला है हाँ। तो मेजर वाला इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ मनी। दो अपने पढ़े थे, प्राइमरी फंक्शन या इंपॉर्टेंट फंक्शन या मेन फंक्शंस। तो मेन की जगह यहां पे वर्ड क्या इस्तेमाल कर लिया? एसेंशियल। ठीक है, फिर ये पॉल एंजिंग का भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कम ऑन नेक्स्ट, तैयार हो? अब इसके बाद मनी को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया। एक है एक्चुअल मनी, मनी ऑफ अकाउंट। फिर उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया कमोडिटी मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी को भी कहा गया कन्वर्टेबल पेपर मनी, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। एक एक करके ना छोटे छोटे डेफिनेशंस इनको पढ़ते जाते हैं। हम बस ये कहेंगे आप लोगों से, इसको बहुत ज़्यादा मिक्सअप मत कर देना। मतलब ये मत कर लेना कि नहीं सब कुछ एक साथ मिला जुला करके एकदम पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, आप एक एक डेफिनेशन एक एक करके समझते जाना। ठीक है, चलो सबसे पहले ये समझिए कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसने किया है? जेएम केन्स ने। क्या? दो क्लासिफिकेशन है, एक एक्चुअल मनी और एक मनी ऑफ अकाउंट। बोलो क्या क्या? एक्चुअल मनी और मनी ऑफ अकाउंट। एक्चुअल मनी का मतलब हो गया वो मनी जो कि हमारे यहाँ पे परचेज सेल के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि एक्चुअली हमारे यहाँ ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप बताओ, आप अगर कुछ खरीदने जाते हो तो क्या देते हो बदले में? पैसा। अब पैसा कैसे देते हो? या तो करेंसी, जनरली करेंसी इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सी करेंसी? या तो 1 रुपया, या तो 2 रुपए का सिक्का, या तो फिर 5 का सिक्का, या तो 10 का, या तो 50 का। हाँ, पेपर नोट्स। पेपर नोट्स भी 2 के, 5 के, 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 500 के, 2000 के। ठीक है, और जस्ट रिमेंबरिंग कि नहीं 500 नहीं ना, हटा दिया, नहीं 500 है। तो ये क्या हो गया आपका एक्चुअल मनी। तो द परचेजिंग पावर, ध्यान से देखना, एक्चुअल मनी वी मीन दैट मनी विच इज करेंटली इन प्रैक्टिस इन अ कंट्री, एंड द परचेजिंग पावर कैन बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल मनी। जो परचेजिंग पावर है वो एक्चुअल मनी के टर्म्स में आप स्टोर कर सकते हैं, मतलब एक्चुअल मनी ही मनी है। ठीक है, इसी को हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं। जैसे 1 रुपए, 1 पैसा, दोनों ही एक्चुअल मनी है, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट कैन बी मेड इन टर्म्स ऑफ दीज मॉनेटरी यूनिट्स। फिर अगला टर्म क्या था बताओ? मनी ऑफ अकाउंट। मनी ऑफ अकाउंट का मतलब हो गया जो इसकी यूनिट है। यहां पे एक हम लोग शब्द लिखते हैं जो इसका यूनिट है। यूनिट से इसका मतलब समझना, जैसे हम लोग अगर कोई सामान खरीदते हैं, मान लो अगर हमने कहा ये 3 है, ये 3 का है, तो 3 क्या? 3 रुपए। ठीक है, अगर हम कहें कि से फॉर एग्जाम्पल वेट है, वेट 50 है। ठीक है, हम अपने वाले का नहीं बात करेंगे, हमने कहा वेट 50 है, तो 50 क्या? केजी। मतलब हर एक चीज़ का कोई यूनिट होता है कि नहीं होता है? ठीक है, हर एक चीज़ का एक यूनिट होता है। तो वैसे ही करके मनी का भी यूनिट है। तो क्या यूनिट है? यहाँ पे रुपी है, यूएस में डॉलर्स है, यूके के अंदर में पाउंड है। ठीक है, सिमिलरली यूरो, येन, युआन, टका, दिनार, न जाने कितने कितने यूनिट्स हैं। तो वैसे ही करके ये क्या होता है? मनी ऑफ अकाउंट। इट रिफर्स टू द टाइप ऑफ मनी in terms of which the accounts are maintained. It refers to that type of money in the terms of which the accounts are maintained in the country. जो भी लोन होंगे, प्राइसेस होंगे, परचेजिंग पावर होगी, ये सब का सब किस में एक्सप्रेस होगा? मनी ऑफ अकाउंट में। ओके, हेलो,
हेलो स्टूडेंट्स, शायद मेरी वॉइस बीच में म्यूट हो गई थी, तो आई वाज जस्ट सेइंग कि जो भी अपने ट्रांजैक्शंस मेंशन होंगे वो किस में मेंशन होंगे? मनी ऑफ अकाउंट में। मतलब अगर रुपए है तो रुपए के अंदर में मेंशन होंगे। तो अगर हम कह रहे हैं 10 रुपए, तो 10 क्या है बेसिकली आपका वो करेंसी जो कि चल रही है अपने यहाँ पे, या फिर वो पैसा जो कि चल रहा है, तो वो क्या हो गया? एक्चुअल मनी। और उसको रुपए के टर्म्स में हम लोग कह रहे हैं तो हम लोग उसे कहेंगे मनी ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो ये यूनिट हो गया और ये वो चीज हो गई जो कि चल रही है। 10 का चल रहा हो, 20 का चल रहा हो, 50 का, 1, 2 जितने का चल रहा हो। बोलो क्लियर है ये चीज? सबको क्लियर? आप लोग बताइए, आप लोग को क्लियर? ठीक है, बढ़िया। जेएम कीन्स ने इसको और फर्दर क्लासिफाई किया 2 हेड्स में, एक कमोडिटी मनी और एक रिप्रेजेंटेटिव मनी। कौन कौन सा? कमोडिटी मनी और रिप्रेजेंटेटिव मनी। जैसे हम सबको मालूम है कि पहले सोने के सिक्के चलते थे। किसके सिक्के चलते थे? सोने के। तो जितना उसका सोने का वजन होता था उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू होती थी। जितना उसका सोने का वजन होता था उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू होती थी। लेकिन अब जो हम लोग मनी इस्तेमाल करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव मनी होता है। क्या होता है? इसके पीछे 2 बड़े ही सिंपल से शब्द हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। इन शब्दों के बारे में ध्यान से सुनना। वो 2 शब्द हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू। बोलो क्या क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक 100 का नोट है? तो अभी हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, बाद में ऑफ द कैमरा करते हैं। तो मान लो उस 100 के नोट में से ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक थोड़ा सा खरोच लगा करके 1-2 जीरो उसमें से हटा दिया जाए, तो उसकी क्या वैल्यू रहे? वो छोड़ो, उसमें से वो जो नंबर है वही मिटा दिया जाए, कुछ भी उसमें ऑल्ट्रेशन कर किया जाए, उसके कागज की क्या वैल्यू रहेगी? कुछ नहीं। मतलब एज सच जो उसके अंदर है उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन उसके फेस पे लिखा, वो देखो ना छोटा सा वो गुलाबी रंग का नोट है कि नहीं? एक ही बस मिल जाए तो अपना काम चल जाता है। तो वो क्या है? उसकी फेस वैल्यू। लेकिन उसके अंदर जो कमोडिटी वैल्यू, इसको हम लोग कमोडिटी वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कमोडिटी। तो वो कमोडिटी वाइज क्या उसकी कोई वैल्यू है? क्या कमोडिटी वाइज कोई इसकी वैल्यू है? तो द कमोडिटी वैल्यू इज 0। मतलब कमोडिटी की कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके फेस के ऊपर में जो वैल्यू है वो मायने रखता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू। तो अब समझो कमोडिटी वैल्यू या कमोडिटी मनी क्या होता है? कमोडिटी मनी ऐसी मनी होती है जिसमें फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू एक बराबर हो। फिर सुनना, जिसमें फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू एक बराबर है। मतलब अगर हम कहें कि 5 रुपए का सिक्का है तो उसमें 5 रुपए का मेटल है, गोल्ड सिल्वर कुछ भी। 100 रुपए का सिक्का है तो 100 रुपए की वैल्यू के बराबर उसके अंदर में मेटल है, अगेन गोल्ड सिल्वर या कुछ भी, तो उसे हम लोग कहेंगे कमोडिटी मनी। जैसे कभी आपने देखा आजकल वो चलन में आया है, कुछ चांदी के नोट देते हैं वो लोग, 500 के, 1000 के, देखा है तुमने? शादी आदि में चलता है, मिला है लगता है। अच्छा नहीं हुआ नहीं, तो तुम्हारी शादी की कौन बात कर रहा है नालायक? आई एम आस्किंग कि कभी ऐसे हो सकता है गिफ्ट में मिला हो? बस ठीक है, छोड़ो हटाओ। तो मान लो 500 का है, तो उसके अंदर में क्या कर रहे हैं आजकल कि 500 का नोट है तो 500 लिख देते हैं, उसके अंदर में 500 रुपए की चांदी कर लेते हैं, मतलब उसे थोड़ा कम अपनी मेकिंग चार्जेस उसके अंदर में जोड़ देते हैं। तो ऐसा ही कुछ समझ लो कि हमको लगा आपने देखा होगा, ठीक है, हमने बस थोड़ा बहुत देखा है। तो कमोडिटी मनी हम लोग उसे एक तरीके से कह सकते हैं, हालांकि वो चलता नहीं, अपने यहाँ ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल नहीं होता है,
ठीक है, ये नहीं कि आप किसी दुकानदार को ले जा करके ये लीजिए भैया ये चांदी वाला ये नोट है इसको रख लीजिए 500 का सामान दे दीजिए, आपको भगा देगा। तो इसलिए हम लोग उसको यूजुअली मनी कहते नहीं है, क्योंकि मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ध्यान समझना, वो सर्कुलेशन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सर्कुलेशन में होना चाहिए, लोग उसको एक्सेप्ट करते हो, और अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मनी ही नहीं है वो। तो कमोडिटी मनी क्या होता है? जिसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू एक बराबर हो। ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब अगर 5 रुपए का सिक्का है तो उसमें 5 रुपए का मेटल हो, ताकि अच्छा समझो ये सबसे अच्छा फॉर्म होता है, ताकि अगर कभी जैसे मान लो कि हमने कहा कि किसी राजा का लगा हुआ था, ठीक है, पुराने जमाने का किसी राजे का वो सिंबल लगा हुआ, उसके ऊपर में एम्ब्लेम वगैरह लगा हुआ है, सारी चीजें हैं, और वो राजा हट गया, कोई दूसरा आ गया, कोई तीसरा आ गया, तो वो एम्ब्लेम की कोई वैल्यू रहे ना रहे, लेकिन उसके सोने की तो वैल्यू है ना। समझ पा रहे हो? उसके सोने की वैल्यू है कि नहीं है, तो सबसे सेफ सिस्टम है। सिमिलरली गवर्नमेंट रहे ना रहे, लेकिन उसके अंदर की कमोडिटी की तो वैल्यू है। गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास रहे ना रहे, उसकी करेंसी कितनी भी गिर जाए, खत्म हो जाए, लेकिन उसके अंदर की तो वैल्यू है। तो ये बहुत सेफ फॉर्म माना जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग फुल बॉडीड मनी भी कहते हैं, पूरे शरीर वाला पैसा कहते नहीं है ऐसे, तुम लोग याद मत कर लेना। इसको हम लोग फुल बॉडीड मनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल बॉडीड मनी। ठीक है, तो क्या है कमोडिटी मनी? जिसका फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू एक बराबर हो। फिर रिप्रेजेंटेटिव मनी, अब तो समझ ही गए होगे। रिप्रेजेंटेटिव मनी बोलो क्या? जिसकी फेस वैल्यू और कौन, जिसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल ना हो, तो क्या हो? फेस वैल्यू ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, किससे? इंट्रिंसिक वैल्यू से। फेस वैल्यू ज्यादा हो इंट्रिंसिक वैल्यू से। जैसे अपने यहां बताओ जो 5 का सिक्का चलता है या 10 का सिक्का चलता है, उसमें उसकी मेटल की वैल्यू, मतलब 5 रुपए के सिक्के में जो मेटल होता है वो ज्यादा है, उसकी मेटल की वैल्यू मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, या फेस वैल्यू ज्यादा है? 5 रुपए फेस वैल्यू ज्यादा है। मतलब आपका कहना है कि हमारे यहाँ जितने भी सिक्के हैं सबके सब रिप्रेजेंटेटिव मनी है? हमारे यहाँ जो सिक्के हैं वो रिप्रेजेंटेटिव मनी है? आप लोग बताइए, हमारे यहाँ के सिक्के क्या हैं? अगर आप कहना चाहते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी तो टाइप RM, अगर आप कहना चाहते हैं कि कमोडिटी मनी है तो टाइप CM, और कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो भी कुछ तुक्का मार सकते हैं। तो टाइप RM CM and send to 1 2 1 2 1 2 RM representative money and somebody said CM. Most of them are saying RM. Yes, this is representative money. ठीक है, क्योंकि अगर कमोडिटी मनी होता, मतलब फुल बॉडीड मनी होता, तो लोग उसको गला गला करके इस्तेमाल करने लगते। ठीक है, जैसा कि होने लगा था बीच में। बांग्लादेश के अंदर में खास करके अपने यहाँ से सिक्के जाते थे और उसको गला गला करके क्या कर रहे थे? ब्लेड बना रहे थे, बाकी चीज़ें कर रहे थे। तो ये सब मतलब समझो अपनी करेंसी की भी फुल ऑन बेइज्जती है ऐसे। तो क्या किया गया कि जो कॉइन्स हैं उनको और लाइटर किया गया, हल्का किया गया। ठीक है, अब जैसे 10 का सिक्का और हल्का हो गया, और इसकी जो मेटल की वैल्यू उसको काफ़ी कम रखी गई, ताकि लोग उसको गला करके उसको अनऑथराइज्ड यूज़ में ना लें, उसको गलत इस्तेमाल में ना करें। अच्छा, अगर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इंट्रिंसिक वैल्यू बड़ी हो जाए फेस वैल्यू से? तब तो सर उसको कोई फेस वैल्यू के लिए इस्तेमाल ही नहीं करेगा। अगर 5 रुपए के सिक्के में 5 से ज़्यादा का मेटल हो जाए तो लोग उसको क्यों इसमें इस्तेमाल करेंगे? लोग उसको कहेंगे कि अच्छा ऐसा है, इसको 5 रुपये हटाओ, इसको गलाओ और इसके मेटल को इस्तेमाल करो, इसको एज ए मेटल बेचो। यस और नो? तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा है तो वो करेंसी फिर ठीक नहीं है। Next, it is that money which is in circulation and serves as a medium of exchange, but purchasing power cannot be stored in terms of this money. The government gives the citizens the facility of converting representative money into commodity money. तो देखो, गवर्नमेंट आपको एक फैसिलिटी देती है कि आपके इस पैसे को अगर आप चाहें तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कमोडिटी मनी। हालांकि अभी की बात नहीं, पहले की बातें हैं, समझ लो।
तो गवर्नमेंट एक फैसिलिटी देती है कि आप अपने इस रिप्रेजेंटेटिव मनी को कमोडिटी मनी में अगर चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है कि परचेजिंग पावर कैन नॉट बी स्टोर्ड इन दिस इन टर्म्स ऑफ दिस मनी, तो बेसिकली इसके अंदर में कहना ये है इनका कि इसके अंदर में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं, तो कभी भी इसकी वैल्यू खत्म हो सकती है, कभी भी इसकी वैल्यू खत्म हो सकती है। तो इसमें आप परचेजिंग पावर को अपनी स्टोर नहीं कर सकते, हालांकि आज के समय में ये ट्रू नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ट्रू नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भी इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव मनी, और हम लोग अपनी परचेजिंग पावर इसी के टर्म्स में स्टोर करते हैं। अच्छा, जैसे बीच में जब ये लॉकडाउन का टाइम आया तो बहुत से लोग गोल्ड ज़्यादा खरीदने लगे, आपने सुना था? गोल्ड का दाम अचानक से बहुत बढ़ने लगा था, क्योंकि लोगों को लगा कि कभी कुछ रहे न रहे, कोई करेंसी की वैल्यू कितनी भी गिर जाए, लेकिन गोल्ड तो हमेशा गोल्ड के वैल्यू के कारण रहेगा ना। तो उन्होंने अपने पैसे को पता है किस में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, गोल्ड में। और किसी शेयर बाजार में तो पैसा लगा नहीं सकते, वो तो खुद ही गिरे जा रहा था। तो लॉकडाउन के टाइम पे इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो ये कमोडिटी मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब प्रोफेसर बेनहैम ने दो और क्लासिफिकेशंस दिए। ये वही क्लासिफिकेशन है जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यूनिट ऑफ करेंसी, यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ करेंसी वही कि कितने कितने के नोट हैं आपके यहाँ पे, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 2000, 1000, तो 500। सॉरी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं यूनिट ऑफ करेंसी। और वो किस टर्म्स में है, रुपए के टर्म्स में। किस टर्म्स में, रुपए के टर्म्स में। तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। ये क्लासिफिकेशन किसकी थी, प्रोफेसर बेनहैम की। इसके बाद आगे ये देखिए, अब हम लोग इस क्लासिफिकेशन पर आ गए। लीगल टेंडर मनी, इसके अंदर में लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मनी तो बेसिकली ये वो मनी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है। ठीक है, लीगल टेंडर है, गवर्नमेंट का बैकअप है, गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन है इसके ऊपर में। लिमिटेड लीगल टेंडर, इट इज दैट मनी विच नो पर्सन कैन बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट बियॉन्ड अ सर्टेन मैक्सिमम लिमिट। एक लिमिट से ज्यादा आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं इस टर्म्स में पेमेंट के लिए। क्या आपको मालूम है, जैसे हम अभी रिसेंटली कोई ऐसे ही कोई क्लिप देख रहे थे और उसके अंदर में वो दिखा रहा था, ऐसी कोई जोक टाइप था, तो उसमें वो दिखा रहा था कि वो आईफोन खरीदने गया है और वो सिक्के का बैग लेकर के गया पेमेंट के लिए। ठीक है, तो अपने तो देखो इकोनॉमिक्स के हैं, तो फिर तुरंत वो दिमाग में कैलकुलेशन चलने लगी कि क्या वो इस फॉर्म में पेमेंट कर सकता था। मान लो 50,000 रुपये का आईफोन, 50,000 वो ठीक है, जो भी है 50,000 रुपये का आईफोन, ठीक है, बस उसका बॉक्स खरीद रहा था। तो 50,000 का आईफोन ले रहा है और सिक्के के फॉर्म में 50,000 रुपये दे रहा है। बताओ दुकानदार लेने से इनकार कर सकता है कि नहीं कर सकता है? येस और नो? कर सकता है? नो, नहीं कर सकता है। कर सकता है। नहीं, उसको पैसे मिल रहे, मतलब आप लोग बताइए येस और नो। सम आर सेइंग यस, इनकार कर सकता है। अगर इनकार कर सकता है तो यस, नहीं कर सकता है हाँ, नहीं करेगा वो अलग है, नहीं ऐसे करेगा। अब हम गए जैसे अपने ये चैप्टर देखो पहले ही पढ़ चुके थे, तो हमको मालूम था कि इट इज़ मैंडेटरी कि अगर आप किसी को कुछ करेंसी दे रहे हैं तो फिर सामने वालों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो 10 रुपये का ऐसे ही कुछ था, तो हमको ध्यान है थोड़े कुछ सालों पहले की बात है, मतलब बहुत पहले भी नहीं, कुछ साल पहले की बात है। तो हम ऐसे ही कुछ सामान खरीदे 10 रुपये का, 10 रुपये का उसको हमने सिक्का पकड़ाया, तो उसने कहा नहीं भैया हम सिक्का नहीं लेंगे। हमने कहा आपको मालूम है कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप,
इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करने से मना करने के लिए, मतलब आरबीआई के अंदर में प्रावधान है इसका, आरबीआई एक्ट, इंडियन कॉइनेज एक्ट, आप ये करेंसी खरीदने से मना, मतलब करेंसी एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते। उसने मतलब फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट तो उसने फिर भी नहीं किया, उसने हमको भेज दिया। छोटे से ना अपने, तो क्या ऐसे ही दुकानदार भगा देता है। खैर बाद में इसका पूरा एक एग्जैक्ट नियम मालूम चला। 1000 रुपए तक का, कितने रुपए तक का, 1000 रुपए तक का पेमेंट आप 1 रुपया या उससे ज्यादा के कॉइन्स में, कॉइन्स के फॉर्म में 1000 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। कितने रुपए तक का पेमेंट? अप टू ₹1000, पेमेंट अप टू रुपीज, लिख लो, पेमेंट अप टू ₹1000 कैन बी मेड payment up to ₹1000 can be made in the form of coins. Coins of the value ₹1 or more. Coins of the value ₹1 or more. ठीक है, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट की ही फिक्स की गई लिमिट है। एंड आई एम नॉट श्योर बट देयर आर 2 एक्ट्स, 2 एक्ट हैं। कौन से एक्ट में लिखा हुआ है? बिकॉज हमको लगता है इंडियन कॉइनेज एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन आरबीआई एक्ट भी है इसके लिए। तो इंडियन कॉइनेज एक्ट है बेसिकली, जो कॉइन्स वगैरह से जुड़ा हुआ एक्ट है अपना, एक नया एक्ट अपना आया था, इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011, और वैसे ही करके आरबीआई एक्ट है। आरबीआई एक्ट कब का है? 1934 का। तो ये 2 एक्ट्स हैं, आप इन दोनों एक्ट का ही नाम लिख लो, ठीक है। तो ये क्या था? ये लिमिटेड लीगल टेंडर था, ये लिमिटेड लीगल टेंडर था। अब देखो इसको वापस अपने पढ़ते हैं, अब इसको हम लोग वापस पढ़ते हैं। लिखा हुआ क्या? हाँ नहीं, वो ले सकता है, हम फोर्स नहीं कर सकते, हम फोर्स नहीं कर सकते कि उसको खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिटेड लीगल टेंडर इज दैट मनी विच नो पर्सन कैन बी फोर्स्ड, no person can be forced to accept beyond a certain maximum limit. Unlimited legal tender, इसका मतलब a person has to accept, उसको accept करना ही पड़ेगा up to any limit, चाहे कितना भी हो। It is an unlimited legal tender. This type of money is accepted by the people to an unlimited extent. ठीक है, जैसे अब देख लो कौन कौन से अपने यहाँ पे लीगल टेंडर हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से यूनिट ऑफ करेंसी हो गया, और ये यूनिट ऑफ अकाउंट हो गया। ये डिनोमिनेशंस हो गए, ये क्या हो गए? डिनोमिनेशंस, मतलब इतने इतने में बांटा जाता है और इस करेंसी में रहता है। इसका यूनिट क्या होता है? रुपया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका ऑप्शनल मनी। इसको हम लोग, क्या आपने कभी ये नाम सुने हैं, फिएट मनी और फ्यूडिशरी मनी? बोलो हाँ कि ना, कभी ये नाम सुने क्या? फिएट मनी और फ्यूडिशरी मनी, बताओ क्या होता है फिएट मनी और क्या होता है फ्यूडिशरी मनी? फिएट मनी हम देखें क्या हमने यहां पे कहीं इसको इंक्लूड किया? कहीं ना कहीं लिखा ही होगा, चलो अभी ऐसे ही बताओ। एनीबडी हु नोस फिएट मनी, फ्यूडिशरी मनी? यस एग्जैक्टली। और फ्यूडिशरी मनी? फ्यूडिशरी मनी का मतलब जो हमारे ट्रस्ट के कारण एक्सेप्ट की जा रही है, जो हमारे
ट्रस्ट के कारण एक्सेप्ट की जा रही है उसको एक्सेप्ट करना कंपल्सरी नहीं है। हाँ, जैसे बिल रिसीवेबल, जैसे चेक्स, आप किसी को चेक दे रहे हैं, सामने वाला एक्सेप्ट करे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर उसको आपके चेक के ऊपर भरोसा है तब तो वो ले सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लो चेक से अपनी पेमेंट कर सकते हैं, आप घुस गए कहीं पे खरीदारी करने, ठीक है, आप मान लो घुस गए BMW के शोरूम में, आपने कहा ये कार कितने की, 2 करोड़, अच्छा रुकिए अभी चेक साइन करके देते हैं आपको, तो आपको पहले मतलब देखेगा, फिर कहेगा रुको, जब ये चेक से पैसा आ जाए ना मेरे पास तभी लेकर के जाना, यस और नो। और वहीं अंबानी चला जाए, वो 10 करोड़ का चेक साइन करके देगा, कहेगा साहब आप ले करके जाइए, हम आपको पहुंचा देते हैं, चेक का पैसा आता रहेगा। भरोसे भरोसे की बात है, यस और नो। अपने ऊपर मतलब आपके ऊपर नहीं है और किसी के ऊपर है, तो फिर वो ट्रस्ट के कारण एक्सेप्ट हो रहा है। तो ट्रस्ट के कारण जो एक्सेप्ट होता है एज अ मनी, मतलब माना भी जा सकता है एज अ मनी, नहीं भी माना जा सकता है, तो उसे अपने कहते हैं क्या, फ्यूडिशियरी मनी, एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पार्टीज, ट्रस्ट बिटवीन पार्टीज टू एक्सचेंज। और फिएट मनी, इट इज बैक्ड अप बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। बोलो क्या, इट इज बैक्ड अप बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। फिएट मनी को लीगल टेंडर मनी भी कहा जाता है। इशूड बाय ऑर्डर, यस वेरी गुड, इसको ऐसे भी कहते हैं, इट इज इशूड बाय ऑर्डर। अब इसमें एक बात समझना, फिएट मनी में आप एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग समझेंगे। फिएट मनी में एक और चीज होती है कि जैसे होता क्या है जनरली, जब हम नोट देते हैं ना, तो उस नोट के ऊपर में एक बैकिंग अप करते हैं। बैकिंग अप का मतलब जैसे उस नोट पे लिखा रहता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, ये वो। तो कई बार जो पहले सरकारें जब नोट इशू करती थी या जब शुरुआत में होता था, तो एक सिस्टम होता था कि जितने का नोट हम दे रहे हैं उतने का रिजर्व बनाते जाएंगे गोल्ड का या किसी मेटल का। तो जितने का नोट अपने इशू कर रहे हैं उतने का गोल्ड की बैकिंग अप रहेगी, ठीक है। लेकिन अब भैया नोट तो अपने को बहुत इशू करना है, करेंसी मतलब ट्रांजैक्शन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उतना गोल्ड लाए कहाँ से, समझ रहे हो ओ भैया, समझ आया, मस्त एकदम ऐसे। फिर क्या हुआ बताइए, नालायक जागो। जब करेंसी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रही तो सोना उतना ज्यादा अपने पास सोना नहीं था, समझ रहे हो, क्या नहीं था, सोना, गोल्ड वाला सोना नहीं था, तो हम लोग उसको रिजर्व नहीं रख सकते थे। तो अब जो हम लोगों ने करेंसी इशू किया उसके लिए गोल्ड का बैकिंग अप हम लोगों ने नहीं किया। तो सर गोल्ड का बैकिंग अप नहीं है तो फिर हम क्यों माने, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है। कौन कह रहा है, गवर्नमेंट कह रही है। तो हम लोग फिएट मनी को वही कहते हैं कि इट इज बैक्ड अप बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन इसके पीछे गोल्ड रिजर्व क्रिएट नहीं किया गया है, इसके अगेंस्ट में गोल्ड रिजर्व क्रिएट नहीं किया गया है, ठीक है। ऐसा फिएट मनी के बारे में कहा जाता है। एंड लेट मी सी कि हमने ये फिएट मनी वाला टॉपिक कहां पे इंक्लूड किया है। फिएट पेपर मनी, देखो यहां पे फिएट मनी, दिस इज, ये फिएट लिखा हुआ है, ठीक है, फिएट पेपर। डॉली जस्ट 5 मिनट्स मोर, ठीक है। फिएट मनी, दिस इज अ वेराइटी ऑफ इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। इनकन्वर्टेबल मतलब समझ रहे हो, कन्वर्ट नहीं होगा, किसमें कन्वर्ट नहीं होगा, गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। अदरवाइज क्या होता है कि आप गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये गोल्ड में कन्वर्ट, इनकन्वर्टेबल मतलब गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो फिएट मनी इज जनरली इट इज इशूड जनरली एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, लेकिन अब तो क्राइसिस ही है समझ लो, और मतलब वही इशू ही किया जाता है, ठीक है।
तो अब कोई कितना रखेगा अपने पास गोल्ड रिजर्व, पहले की बात अलग थी। तो दैट इज वाई इट इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज इमरजेंसी करेंसी, लेकिन अब यही नॉर्मल बात हो गई है, ठीक है। इट वॉज रिजॉर्टेड, मतलब इस पे रिजॉर्टेड मतलब इसमें हम लोग आए थे कब, 1914 में, एज अ टेम्पररी मेजर बट हैज कम टू स्टे, मतलब अब यही रह गया, इसी तरीके को इस्तेमाल करते हैं सिंस देन एज अ परमानेंट वैरायटी ऑफ मनी, अब इसी को हम एज अ वैरायटी ऑफ मनी इस्तेमाल करते हैं। द मॉनेटरी अथॉरिटी गिव्स नो गारंटी टू कन्वर्ट फिएट मनी इनटू, देखो वही कहा जा रहा है कि फिएट मनी को मेटेलिक मनी में कन्वर्ट कर देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये लिमिटेड क्वांटिटी में इशू किया जाता है। क्राइसिस के दौरान ये मेटेलिक फॉर्म में वैसे कोई जरूरी नहीं है, मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना इसके लिए नेसेसरी नहीं होता है, तो इसको एक बार हम चेक कर लेंगे। एंड देयर इज अ फ्यूडिशियरी रिलेशन, फ्यूडिशियरी रिलेशन, अगेन दिस इज ऑल्सो टू बी क्रॉस चेक्ड, बट बेसिकली यहाँ पे जितना एक मतलब निकल करके आता है कि ये हम सरकार के ऊपर ट्रस्ट करके लेते हैं और फिएट मनी हम लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट लेकर के करते, सॉरी फ्यूडिशियरी मनी हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करके लेते हैं, ठीक है। तो फिएट मनी क्या हो गया, विच इज बैक्ड अप बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, और फ्यूडिशियरी मनी क्या हो गया, जो हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट के ऊपर लेते हैं, ठीक है। लाइक चेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूडिशियरी मनी, बिल रिसीवेबल किसका एग्जाम्पल है, फ्यूडिशियरी मनी, ठीक है। बोलो क्लियर एवरीबॉडी, कोई डाउट स्टूडेंट्स, यहां पे बोलो कोई डाउट, यस बहुत लिख चुके हो, नो लिख देना अगर कोई डाउट नहीं है तो। हमको मालूम है आप इसमें से बहुत सी चीजें लिखना चाहते हैं, है ना, कह रहे सर ये ऐसे तो याद रहेगा नहीं, तो आपको मिल जाएगा, आप लिख लेना, और फिर हो सकता है नेक्स्ट क्लास से हम भी आपको कुछ चीज़ें लिखवाएं। आज क्योंकि मेरी फर्स्ट क्लास थी तो हम बहुत ज़्यादा लिखवाने के पीछे नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। हम चाहते थे थोड़ा सा आप भी यूज्ड टू हो जाए, क्योंकि आप में से अधिकतर बच्चों ने हमसे पढ़ाई नहीं की अभी तक। नो 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 डाउट, नो डाउट, नो डाउट, चलो ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू दिस फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। मनी एंड बैंकिंग का अपना ये टोटल लेक्चर अभी काफ़ी अच्छे खासे समय तक मान के चलो, इट विल गो ऑन फॉर अराउंड 10 क्लासेस, ठीक है, 8 to 10, 8 मस्ट बी सफिशिएंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।